पॉइजन एंड एंटीडोट। देखो, जब से हमने बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी को स्टार्ट किया है, यूनिट नंबर 5th को, तब से हम देखते आ रहे हैं कि पॉइजन होता क्या है, एंटीडोट होता क्या है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। पॉइजन वो होता है जो कि आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को चेंज कर दे, अल्टर कर दे, उनको खराब कर दे। जैसे आपका रेस्पिरेटरी पाथवे, आपका सर्कुलेटरी पाथवे, आपका एक्सक्रीटरी पाथवे, आपका डाइजेस्टिव पाथवे, आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कोई सा भी पाथवे, कोई सा भी ट्रैक्ट पहले की तरह नहीं रहा है। ठीक है। तो पॉइजन आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को अल्टर करता है, साथ ही साथ ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। बात करते हैं एंटीडोट की। तो आप सभी को पता है कि एंटीडोट क्या करता है, पॉइजन के इफेक्ट को नलिफाई करता है, पॉइजन के इफेक्ट को कम करता है। लास्ट लेक्चर में हमने बार्बिचुरेट्स एंड मॉर्फिन की पॉइजनिंग देखी थी। वहां पर हमने देखा था कि बार्बिचुरेट्स के ओवरडोज होने पर क्या होता है और मॉर्फिन के ओवरडोज होने पर क्या होता है। किस तरह से हम बार्बिचुरेट्स के ओवरडोज को सही करेंगे और मॉर्फिन की पॉइजनिंग को सही करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यह भी बताया था कि बार्बिचुरेट्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं होता है। मतलब बार्बिचुरेट्स का अगर ओवरडोज हो गया, बार्बिचुरेट्स की अगर पॉइजनिंग हो जाती है बॉडी में, तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है जिससे आप बार्बिचुरेट्स का ओवरडोज और वी कैन से बार्बिचुरेट्स की पॉइजनिंग को सही कर सको। तो इसके लिए फिर हमने सपोर्टिव थेरेपी की मदद ली थी। देखो, सीधी सी बात है, अगर किसी का स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है तो फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। वहां पर हमने देखा था सपोर्टिव थेरेपी के बारे में। जैसे कि पेशेंट को उस एनवायरमेंट से रिमूव कर दो, हटा दो जहां से उसे प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही साथ उसका सर्कुलेशन, मतलब कि उसका ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखो, ना हाइपर होने दो ना हाइपो होने दो। साथ ही साथ उसके रेस्पिरेशन रेट को मेंटेन रखो। ये सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक है। गैस्ट्रिक लेवेज, एमेसिस, चारकोल, ये सब हम तरीके यूज करते हैं ताकि पेशेंट की बॉडी में से पॉइजन जो है रिमूव हो जाए, क्योंकि वहां पर कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। पर बात करता हूँ मॉर्फिन की। तो मॉर्फिन के लिए स्पेसिफिक एंटीडोट होता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था नेलोक्सोन के बारे में। ये जो है मॉर्फिन को रिप्लेस कर देगा और मॉर्फिन पॉइजनिंग से हमें बचा देगा। तो ये सब लास्ट लेक्चर की बातें हैं कि बार्बिचुरेट्स और मॉर्फिन। अब आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड एंड लेड पॉइजनिंग। दो तरह की पॉइजनिंग है। देखो, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है ऑर्गेनो फॉस्फोरस वाला पॉइजनिंग। ठीक है। फिर है लेड। लेड को हम कैसे लिखते हैं, पीवी से। इन दोनों का अगर ओवरडोज हो गया, जैसे मान लीजिए सबसे पहले पेशेंट को हो गया ऑर्गेनो फॉस्फोरस का ओवरडोज बॉडी में, और दूसरे पेशेंट को क्या हो गया, लेड का ओवरडोज हो गया, लेड की वजह से टॉक्सिसिटी हो गई। तो अब इन टॉक्सिसिटी में होता क्या है, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनो फॉस्फोरस की टॉक्सिसिटी हुई है, तो पेशेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आएंगे। और अगर लेड की पॉइजनिंग हुई है तो पेशेंट के अंदर क्या क्या चेंज आएंगे, क्या क्या सिम्टम आएंगे, पेशेंट में लेड की पॉइजनिंग कितनी घातक हो सकती है, लेड की पॉइजनिंग को हम किस तरह से सही कर सकते हैं, कौन सा यहाँ पर एंटीडोट काम लेंगे, किस तरह की सपोर्टिव थेरेपी चाहिए। तो डिटेल में पढ़ेंगे दोनों को, ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड लेड। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग के बारे में। सर, टॉपिक तो ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग है, आप यहाँ पर इंसेक्टिसाइड क्यों पढ़ा रहे हो। तो देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसेक्टिसाइड आर द ऑर्गेनो फॉस्फोरस। मतलब कि ऑर्गेनो फॉस्फोरस और कुछ नहीं, एक इंसेक्टिसाइड है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ठीक है। अब आपको पता है इंसेक्टिसाइड है तो किसको किल करेगा, ऑब्वियसली इंसेक्ट को किल करेगा। कौन यूज करेंगे, फार्मर यूज करेंगे। तो जो ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है, ये एक तरह का मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसेक्टिसाइड होता है जो कि फार्मर यूज करते हैं। ठीक है। अब यहां पर दो टर्म मैं आपको क्लियर करता हूं। एक तो हो गया इंसेक्टिसाइड जो कि स्पेसिफिक इंसेक्ट को किल करते हैं। एक वर्ड आता है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का मतलब होता है कि किसी भी तरह का बैक्टीरिया, किसी भी तरह का फंगस, किसी भी तरह का इंसेक्ट
आपको ये किल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। देखो पेस्टिसाइड भी किल कर रहा है, इंसेक्टिसाइड भी किल कर रहा है, पर इंसेक्टिसाइड जो है एक स्पेसिफिक इंसेक्ट्स वगैरह को किल कर रहे हैं, बट जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये बैक्टीरिया, फंगस, इंसेक्ट सभी को किल कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पेस्टिसाइड होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्योंकि वो बैक्टीरिया, फंगस, इंसेक्ट सभी को किल कर देगा। और ये जो इंसेक्टिसाइड होता है ये स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को ही किल करता है। और ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑर्गेनोफॉस्फोरस की ओवरडोज हो गया या ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग हो गई, किसी भी कंडीशन में, किसी भी कारण से, किसी भी वजह से आपकी बॉडी में ऑर्गेनोफॉस्फोरस का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से आपको ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो गई है, और वी कैन से ऑर्गेनोफॉस्फोरस का ओवरडोज हो गया है, और वी कैन से ऑर्गेनोफॉस्फोरस की टॉक्सिसिटी हो गई है। तो यहाँ पर एट्रोपिन जो है आपको एज ए एंटीडोट यूज करना है। तो ध्यान रखना, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में एक स्पेसिफिक एंटीडोट यूज होता है जिसका नाम है एट्रोपिन, और ये दिया जाता है इंट्रावेनसली। तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस किस तरह से हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस का हम कहाँ पर काम लेते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस की टॉक्सिसिटी में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और किस तरह से एट्रोपिन जो है एंटीडोट का काम करता है और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग को सही करता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इंसेक्टिसाइड की डेफिनेशन लिखी हुई है। दीज आर द पेस्टिसाइड यूज्ड टू किल इंसेक्ट। Insecticide are commonly used in agriculture, public health, industrial application, as well as household and commercial uses. यहाँ सभी जगह पर ये जो आपका इंसेक्टिसाइड है ये यूज होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर एरिया में, पब्लिक हेल्थ, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, हाउस होल्ड में, कमर्शियल यूजेस में ये काम आता है इंसेक्टिसाइड। उसके बाद यहाँ पर लिखा है टर्मिनेशन ऑफ एक्सपोजर बाय सोप एंड वाटर। अब मैं इसको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आप फार्मर है, ठीक है, और आप क्या यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पर ये इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, प्लांट पर यूज कर रहे हैं, ताकि प्लांट पे जो भी इंसेक्ट वगैरह लगे होंगे, जैसे मान लीजिए इंसेक्ट वगैरह है, यहाँ पर ये इंसेक्ट वगैरह है, तो जब भी ये पेस्टिसाइड के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो ये इंसेक्ट जो है धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाले जा रहे हैं। तो जब हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड पौधे पर डालेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे जो भी इंसेक्ट वगैरह हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। इंसेक्ट खत्म हो गए, पर ये जो इंसेक्टिसाइड है ये आपके लीफ पर रह गया, ये आपके फ्रूट पर रह गया। ठीक है, जगह जगह पौधे में ये इंसेक्टिसाइड रह जाता है। और अगर आपने बिना धोए सब्जियों का सेवन किया, सब्जियों को यूज किया, सब्जी को यूटिलाइज किया, तो उस कंडीशन में ये इंसेक्टिसाइड आपके शरीर में चला जाता है, और इसकी वजह से इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग और वी कैन से ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखना कि फार्मर यूज कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड को। आप देख सकते हैं फार्मर जो है ये ब्लू कलर से मैंने दिखा रखा है, इंसेक्टिसाइड को यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर ये इंसेक्ट मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब क्या होगा, जैसे जैसे इंसेक्टिसाइड फार्मर यूज कर रहे हैं तो जो पौधे में जो भी इंसेक्ट होंगे वो तो किल हो जाएंगे, पर ये इंसेक्टिसाइड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इंसेक्टिसाइड यहाँ पर इस तरह से लग जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने बिना धोए सब्जी को खाया, किसी भी फ्रूट को खाया, और उस पर अगर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव हुआ है, तो उस कंडीशन में वो इंसेक्टिसाइड आपकी बॉडी में चला जाएगा। हो सकता है आपको वो एक्यूमुलेट होता रहे, ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग होती रहे, बढ़ती रहे, टॉक्सिसिटी बढ़ती रहे। ठीक है, ये फार्मर भी सेफ नहीं है। यहाँ पर जो इंसेक्टिसाइड ये रिलीज कर रहा है, तो उनके जो ड्रॉपलेट है वो ड्रॉपलेट इनके इनहेलेशन के थ्रू, नाक के थ्रू इनकी बॉडी में चले जाते हैं। साथ ही साथ स्किन के कांटेक्ट में आने से भी ये जो है इनकी बॉडी में चले जाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आने पे, इनहेलेशन के थ्रू, स्किन के कांटेक्ट में आने पे ये जो इंसेक्टिसाइड है, ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस है जो कि फार्मर यूज कर रहे हैं, ये इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं और ये भी बेचारे इसके शिकार हो जाते हैं। तो इनको कैसे अवॉइड करेंगे, जब कभी भी आप इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड का छिड़काव कर रहे हैं, तो उसके बाद उनके एक्सपोजर से बचने के लिए आपको साबुन से और पानी से हाथ धोना चाहिए। आपने देखा होगा ना वो बंटी वाला है, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, तेरा साबुन स्लो है क्या। ठीक है, वही वाला सीन है, धोते जाओ तो बचते जाओगे। सीधी सी बात ये है। और क्या कर सकते हो आप, ग्लव्स यूज कर लो यार, सबसे बेस्ट है। मास्क यूज कर लो, क्योंकि इनहेलेशन के थ्रू भी जा रहा है ना। तो यहाँ पर इस फार्मर को मैं पहना देता हूँ मास्क। ये देखो, एक सेकेंड, अब मास्क तो कहाँ से लूँ, इस तरह से सर्किल कर दिया, ये मास्क हो गया। यहाँ पर ग्लव्स वगैरह पहना दिए। ठीक है, तो मास्क यूज करो, ग्लव्स यूज करो जब भी आप इस खतरनाक इंसेक्टिसाइड को यूज कर रहे हो। देखो खतरनाक हमारे लिए थोड़े अमाउंट में नहीं है,
अगर ये बढ़ते जाएंगे शरीर में एक्यूमुलेट होते जाएंगे तो इनकी टॉक्सिसिटी आएगी, और एक लंबे टाइम के बाद ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। अभी मैं बताऊंगा, अभी तो मैं आपको इतना बता रहा हूं कि ये मेरे शरीर के कांटेक्ट में कैसे आ रहे हैं, कैसे ये मेरे पास फैल रहे हैं, कैसे इनकी टॉक्सिसिटी हो रही है। फिर मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि इनकी टॉक्सिसिटी होने के बाद, इनके बढ़ने के बाद हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक्सपोजर मतलब आप उसके कांटेक्ट में कैसे आओगे। तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हो। मैंने आपको बोला कि अगर आपने मास्क यूज नहीं किया है, आपने ग्लव्स यूज नहीं किए हैं, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हो। दूसरा, कंजप्शन ऑफ वेजिटेबल। किसी भी वेजिटेबल को अगर आप मार्केट से ला रहे हो और उसको बिना धोए अगर आपने खा लिया और उस पर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव हुआ होगा, तो फिर आपके लिए वो पॉइजन का काम करेगा। आने वाले टाइम पे उसकी पॉइजनिंग होगी, टॉक्सिसिटी होगी, उसकी बॉडी में एक्यूमुलेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा मास्क को यूज करें, हमेशा ग्लव्स को यूज करें, और हमेशा वेजिटेबल लाने के बाद उसे धो लें। तो यहाँ पर लिखा है एब्जॉर्ब थ्रू स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन इनहेलेशन, सो यूज ग्लव्स एंड मास्क टू अवॉइड इट्स एब्जॉर्प्शन। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड हमारे शरीर में आ कैसे रहा है और ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड का यूज क्यों हो रहा है। अब ये देख लेते हैं कि अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड हमारे शरीर में आ चुका है तो फिर उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत हमें आने वाली है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है न्यूरॉन। अरे सर, न्यूरॉन न्यूरॉन तो पढ़ा था बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बिल्कुल भाई, वहां पर तो पढ़ा था। यहाँ पर भी देख लो, प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक, याद है वर्ड? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, बीच का स्पेस होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। पुराने दिन ताजा हो गए। अब देखो, ये है आपका कोलिनर्जिक न्यूरॉन, और कोलिनर्जिक न्यूरॉन में यहाँ पर आ रहा है एसिटाइल ग्रुप, यहाँ से आ रहा है कोलिन ग्रुप, और आपका यहाँ पर एसिटाइल को ए प्लस कोलिन मिलकर बना रहा है एसिटाइल कोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज। आई रिपीट, ये एसिटाइल कहीं से बनकर आ रहा है, लीवर वगैरह से। आपको अभी जानना नहीं है कहाँ से बनकर आ रहा है। अभी सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे ध्यान दो कि अगर पॉइजनिंग हो गई तो क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, फिर मैं एंटीडोट देके उसे सही भी करूंगा। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि एसिटाइल आ रहा है, कोलिन आ रहा है, न्यूरॉन में आ रहा है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज, ये एंजाइम जो है ना एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज, इसकी प्रेजेंस में ये एसिटाइल को ए और कोलिन मिलकर एसिटाइल कोलिन बना रहा है। ये जो बना है आपका, दिस वन इज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन जो है कहां पर स्टोर होगा? अरे सर, सीधी सी बात है तो न्यूरोट्रांसमीटर ही। स्टोर कहां पर होगा? वेसाइकल में होगा। तो ये भी स्टोर होगा वेसाइकल में। तो आप देख सकते हैं ये जो एसिटाइल कोलिन बना है ये स्टोर्ड हुआ है वेसाइकल में। आई रिपीट, एसिटाइल कोलिन, तो एसिटाइल कोए प्लस कोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज, ये बनाते हैं एसिटाइल कोलिन, और ये एसिटाइल कोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है, तो कहां पे स्टोर होगा? वेसाइकल में स्टोर होगा। तो आप देख सकते हैं एसिटाइल कोलिन स्टोर्ड इन द साइनेप्टिक वेसाइकल। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये रिलीज होंगे। ये कब रिलीज होंगे? जब कैल्शियम वगैरह आते हैं। मैंने आपको पहले भी इसका मैकेनिज्म बता रखा है, कई सेमेस्टर्स में बता रखा है, फोर्थ सेम में, फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में। ये कैल्शियम आएंगे, वेसाइकल जो है यहाँ से फ्यूज होगी, और फ्यूज होने के बाद एसिटाइल कोलिन जो है रिलीज होगा। अब ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होने के बाद जुड़ेगा आगे जाके रिसेप्टर पे। रिसेप्टर है दो तरह से, एक है निकोटिनिक, एक है मस्करेनिक। सुना है ना, निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्करेनिक रिसेप्टर। तो एसिटाइल कोलिन बाइंड विथ रिसेप्टर। कौन कौन से रिसेप्टर? निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मस्करेनिक रिसेप्टर। और जब एसिटाइल कोलिन का काम हो जाता है तब ये एसिटाइल कोलिन जो है वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है न्यूरॉन में। सीधी सी बात है, एसिटाइल कोलिन आया, बना, वेसाइकल में स्टोर्ड हुआ, उसके बाद वहां से रिलीज हुआ, रिसेप्टर से जुड़ा निकोटिनिक मस्करेनिक। अब रिसेप्टर से जुड़ने के बाद, अपना काम करने के बाद, ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पर अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा सर, इसका काम तो हो गया, तो इसको वापस भेजो। इसको वापस भेजने के लिए इस एसिटाइल कोलिन को तोड़ना पड़ेगा, और इसको तोड़ेगा आपका कोलिन एस्ट्रेस। कौन तोड़ता है? कोलिन एस्ट्रेस। आई रिपीट, जब भी एसिटाइल कोलिन का काम हो गया, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से जुड़ गया मस्करेनिक निकोटिनिक, जब इसका काम हो गया तो एसिटाइल कोलिन रीअब्सॉर्ब होगा न्यूरॉन में, रीअब्सॉर्ब होगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में, और रीअब्सॉर्प्शन के लिए इस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करना पड़ेगा। सो विद द हेल्प ऑफ कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम ये एसिटाइल कोलिन ब्रेक होगा एसिटेट और कोलिन में, और ये एसिटेट और कोलिन फर्दर वापस जाके एसिटाइल कोलिन बनाएंगे। इस तरह से आपको मैंने पूरी मैकेनिज्म समझा दी। अब दिक्कत कहां आ रही है? जब कभी भी आपको ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो जाएगी, और वी कैन से इंसेक्टिसाइड की,
कॉमनली यूज इंसेक्टिसाइड कौन सा है, ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो जब कभी भी आपको ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में ये कोलिनेस्ट्रेस काम करना बंद कर देता है। और अगर ये कोलिनेस्ट्रेस काम करेगा ही नहीं तो आप देख सकते हैं कोलिनेस्ट्रेस का क्या काम था। कोलिनेस्ट्रेस का काम था कि ये जो एसिटाइल कोलिन यहाँ पर अब काम होने के बाद बचा हुआ है, इस एसिटाइल कोलिन को तोड़ना और वापस यहाँ से रीअब्जॉर्ब करवा देना। पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोलिन एस्ट्रेस अब अपना काम सही से नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट करने आ चुका है ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो ये कोलिन एस्ट्रेस काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर एसिटाइल कोलिन बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। और अगर ये एसिटाइल कोलिन बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा तो ये फर्दर निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर से जुड़ता रहेगा जुड़ता रहेगा जुड़ता रहेगा और उसका एक्टिवेशन होता रहेगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू में चलता रहेगा। और अगर आपका एसिटाइल कोलिन बहुत ज्यादा जुड़ रहा है निकोटिनिक रिसेप्टर से, बहुत ज्यादा जुड़ रहा है मस्करेनिक रिसेप्टर से, तो क्या दिक्कत आएगी, इस तरह की पॉइजनिंग में क्या दिक्कत आती है वो देखो। अगर ये बहुत ज्यादा जुड़ रहा है तो मस्करेनिक रिसेप्टर से बहुत ज्यादा जुड़ने की वजह से यहां पर आपको आपके शरीर में एक्सेसिव सिक्रीशंस देखने को मिलते हैं। कहां कहां से सिक्रीशन बढ़ेंगे, आपकी यूरिनेशन के सिक्रीशन, आपके लेक्राइमेशन के सिक्रीशन, आपके सलाइवेशन के सिक्रीशन, आपके डेफिकेशन के सिक्रीशन, आपके जीआई क्रैम्प्स और आपका इमेसिस। तो ध्यान रखना, अगर आपका एसिटाइल कोलिन मस्करेनिक रिसेप्टर से जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा, उसका ओवरडोज जाके जुड़ेगा तो उस कंडीशन में एक्सेसिव सिक्रीशन होगा सलाइवा का, लेक्राइमल ग्लैंड से जो आंसू वगैरह हो रहे हैं उसका, यूरिनेशन का, डेफिकेशन का, जीआई क्रैम्प्स का, इमेसिस का। ये तो कब हुआ, जब वो मस्करेनिक रिसेप्टर से जुड़ा। अब अगर ये निकोटिनिक रिसेप्टर से ज्यादा देर तक जुड़ेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइड्रियासिस मतलब कि प्यूपिल का साइज बढ़ेगा, टेकिकार्डिया मतलब कि हार्ट बीट बढ़ेगी, मसल वीकनेस, मसल ट्विचिंग, हाइपरटेंशन, मसल पैरालिसिस, ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी जब आपका एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर से ज्यादा देर तक बाइंड रहेगा। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि एक्सेसिव सिक्रेशन क्यों हो रहा है एसिटाइल कोलिन का। देखो सिक्रेशन तो उतना ही है पर वो वापस टूट नहीं पा रहा ना, इसकी वजह से वो एक्सेस में हो रहा है। क्यों नहीं टूट पा रहा, क्योंकि हमारे अंदर जो पॉइजनिंग हुई है ऑर्गेनोफॉस्फेट की उसकी वजह से कोलिन एस्ट्रेस काम नहीं कर रहा। तो अब कुछ तो करना पड़ेगा। अब हम देंगे एंटीडोट। क्या देंगे, एंटीडोट, जो कि कौन है, एट्रोपिन। कौन है, एट्रोपिन। अभी एट्रोपिन किस तरह से काम करता है वो देखो। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एंटीडोट दिया जो कि है एट्रोपिन। ये एट्रोपिन किसकी तरह काम करेगा, कोलिन एस्ट्रेस की तरह। दिक्कत क्या हुई थी कि सर इसने काम करना बंद कर दिया, तो अब जो मैं एंटीडोट दे रहा हूं जिसका नाम है एट्रोपिन, वो एट्रोपिन आएगा और इसी का काम वापस शुरू कर देगा। जब इसका काम जो बंद हुआ था हमने दे दिया एट्रोपिन, वो इसका आके काम कर रहा है, तो ये एसिटाइल कोलिन वापस ब्रेक होने लग जाएगा एसीटेट में और आपके कोलिन पाथ में। ठीक है, और ये एसीटेट और कोलिन जो है वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, ना जुड़ेंगे इससे। सीधी सी बात है, मतलब कोलिन एस्ट्रेस नहीं था तो दिक्कत हो रही थी, अब एट्रोपिन दे दिया और एट्रोपिन आके सारा काम संभाल रहा है। एट्रोपिन इस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर रहा है एसिटेट और कोलिन में, ये फर्दर जाके रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है आपको बाइंडिंग दिख रही है ना, अब ये बाइंडिंग कुछ भी नहीं रहने वाली। ये जो बाइंडिंग आपको एक्सेस में दिख रही है रेड कलर से यहाँ पर बाइंड हो रहे हैं बार बार, अभी देखो मैं इसको गायब करने वाला हूँ। क्यों गायब करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास आ चुका है एट्रोपिन। तो जैसे ही एट्रोपिन आएगा वो वापस काम शुरू कर देगा, वो वापस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करके रीअब्सॉर्ब कराना शुरू कर देगा, कोलिन एस्ट्रेस की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहे हैं अब आपको नहीं दिखेंगे, ये गायब हो गए। क्यों गायब हो गए, क्योंकि अब एक्सेस में है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे ज्यादा देर तक क्यों जुड़ेंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे अपना और बात खत्म। तो इस तरह से ये काम चलता है, समझ में आ गया। तो ये तो हुआ आपका सबसे पहला जिसका नाम है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, और वी कैन से ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, और वी कैन से इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग। अब यहाँ पर आपको लिखा है कि ये जब ऑर्गेनोफॉस्फेट इतना खतरनाक है तो इसका यूज कहाँ पर होता है। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट का यूज होता है आपको ऑप्थेमोलॉजी में, आंख वगैरह के लिए यूज होता है। अगर मैं ड्रग के नाम की बात करूं तो ड्रग का नाम है इकोथायोपेट, जो कि यूज होता है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में। और भी एग्जांपल है आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट के और ऑर्गेनोफॉस्फोरस के, जैसे पेराथायोन, मेलाथायोन। और भी है जैसे कि तबिन और सेरिन, जो कि नर्व गैस, केमिकल वॉर यूज होता है केमिकल वॉर में, ठीक है, एज ए नर्व गैस। तो ये था आज का आपका लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। अब हम देखते हैं सेकंड वाला, लेड पॉइजनिंग। तो देखो लेड जो है बच्चों में आपको देखने को मिलता है ज्यादातर, क्योंकि बच्चे कुछ भी चीज उठा के खा लेते हैं। ठीक है, उनको नहीं पता कि क्या खाने का है क्या नहीं खाने का है। हो सकता है इसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसा सब्सटेंस ले लिया हो जिसमें लेड का अमाउंट हाई है। ठीक है, तो देखो
लेड टॉक्सिसिटी जो होती है, ए बिल्ड ऑफ लेड इन द बॉडी यूजली ओवर मंथ और ईयर। यहाँ पर लिखा है कि लेड आपकी बॉडी में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है, महीनों में, सालों में लेड की टॉक्सिसिटी होती है, लेड का ओवरडोज होता है। यहाँ पर आपको लिखा है सोर्सेज ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो देखो सबसे बेस्ट सोर्स है हैवी मेटल। कोई फायदेमंद चीज नहीं है जो बेस्ट सोर्स बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि अगर लेड की अगर ओवरडोज हो रहा है ना, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? सबसे पहला कारण ही क्या है? हैवी मेटल। देखो नेचुरली भी आप इसके कांटेक्ट में आ सकते हैं, और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, इंडस्ट्री में अगर काम करेंगे तो लेड तो वहां पर मिलेगा ही सही। उसके एक्सपोजर से, उसके कांटेक्ट में आने से आपको लेड की टॉक्सिसिटी हो सकती है ओवर ए मंथ और ओवर ए ईयर। इट इज फाउंड इन गैसोलिन। अब देखो ध्यान से सुनो, पेट्रोल अगर आप डला रहे हैं और अगर वो लेड वाला पेट्रोल हुआ, पीबी वाला पेट्रोल हुआ, लेड को पीबी से लिखते हैं, पीबी वाला पेट्रोल हुआ, तो जब आपकी गाड़ी उस पेट्रोल को यूज करेगी और वहां से जो गैसेस रिलीज होगी पीछे से साइलेंसर से, वो गैसेस एनवायरमेंट में जाएगी और तरह तरह की पीपल्स के वो कॉन्टेक्ट में आएगी, और आने वाले टाइम पर वो सबको लेड टॉक्सिसिटी करेगी, क्योंकि पेट्रोल में लेड था। तो आजकल लेड फ्री पेट्रोल जो है यूज होते हैं, लेड फ्री पेट्रोल। ठीक है। उसके बाद है एसिडिक फूड। मान लीजिए आपके पास कोई एसिडिक फूड है और आपने उसको कंटेनर में रखा, ये आपके पास एसिडिक फूड है और आपने इसे किसी कंटेनर में रखा, और वो कंटेनर कहीं ना कहीं लेड का भी बना है, पीबी का भी बना है। तो एसिडिक फूड क्या करते हैं? एसिडिक फूड आप देखो इस लेड को यहां से रिलीज करवाने लग जाते हैं कंटेनर में से। आई रिपीट, लेड जो है कंटेनर में से रिलीज होके खाने में आने लग जाएगा अगर आपका खाना एसिडिक नेचर का है। सीधी सी बात है, अगर आपके कंटेनर के पास, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये कंटेनर है, अगर ये कंटेनर में कहीं ना कहीं लेड है, तो वो लेड रिलीज होने लग जाएगा, लीच आउट होने लग जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक फूड इन द कंटेनर। ठीक है। उसके बाद है आपका कोल्ड ड्रिंक। अगर आप कोल्ड ड्रिंक का कंजप्शन लंबे टाइम से कर रहे हो तो भी आपको दिक्कत है। अचार, ये भी क्या कहे, एसिडिक ही है, जैसे केरी का अचार वगैरह, तो ये भी कंटेनर से क्या करता है, लेड को एब्जॉर्ब कर लेता है, लीच आउट करवा देता है, जिसकी वजह से लेड वहां पर डिसॉल्व हो जाता है, और आने वाले टाइम पे बहुत सालों बाद लेड की टॉक्सिसिटी आपको देखने को स्वाभाविक होती है। अगर बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर की, तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फ्रॉम लेड पाइप्स। जैसे मान लीजिए लेड्स की पाइप है और यहाँ से पानी आ रहा है, तो ये लेड जो है कहीं ना कहीं इसमें मिक्स होगा, आने वाले टाइम पे आपको लेड टॉक्सिसिटी होगी। केस ऑफ लीड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग ऑल्सो कम फ्रॉम शूटिंग रेंज। जैसे जो शूटिंग रेंज होती है ना, वहां पर लेड डस्ट रिलीज होती है, तो जितना ज्यादा आप शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रहे हो, जितने टाइम से कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, लेड के कांटेक्ट में आप डेली बेसिस पे आ रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हो, तो ओवर ए मंथ और 6 मंथ, ईयर, उसमें आपको क्या होगा, लेड की पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। वुमेन जो सिंदूर यूज कर रही है वो सर पे लगाती है, अंदर तक लगा देती है, ऊपर तक लगाती है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, वो स्किन के कांटेक्ट में आएगा, और वहां से भी आपको लेड के पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्पेशली आर्टिफिशियल सिंदूर्स वगैरह जो ये बन रहे हैं आजकल केमिकल्स वाले, उसमें लेड आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो लेड की पॉइजनिंग हुई है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बंदा खड़ा है और इसके बॉडी के अंदर पीबी की मतलब लेड की पॉइजनिंग हो गई है, लेड की टॉक्सिसिटी हो गई है, लेड का ओवरडोज हो गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी बॉडी में जो एंजाइम है ना, वो सही से काम करना बंद कर देंगे। अगर एंजाइम ही काम नहीं करेंगे तो एंजाइम से क्या क्या चलता है, ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड, एचएमपी शंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ तक कि हमारी सारी प्रोसेसेस, हमारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म, सब कुछ एंजाइम पे डिपेंड है। ईच एंड एवरी स्टेप इस पूरे पूरे साइकिल में एंजाइम पर डिपेंड होती है। तो अगर लेड अफेक्ट हुआ तो बॉडी के एंजाइम अफेक्ट हो जाएंगे, और अगर बॉडी के एंजाइम सही से काम नहीं करेंगे तो सारी सारी एंजाइमेटिक प्रोसेस रुक जाएगी। इसकी वजह से आपको एनीमिया भी हो सकता है, आरबीसी की कमी हो सकती है। साथ ही साथ एक होता है सब क्लिनिकल टॉक्सिसिटी। यहां पर ध्यान से सुनना है इस वर्ड को, सब क्लिनिकल टॉक्सिसिटी। जब मैंने आपको स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 5 फार्माकोलॉजी में, तो मैंने आपको बताया था एक्यूट टॉक्सिसिटी, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी और क्रोनिक टॉक्सिसिटी। अब यहाँ पर आपको दे रखा है सब क्लिनिकल टॉक्सिसिटी, मतलब इस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट में लेड तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पर सिम्टम नहीं आ रहे, सिम्टम एक साथ आएंगे और खतरनाक आएंगे, तो ये काफी खतरनाक होती है। तो सब क्लिनिकल टॉक्सिसिटी इज मोर हार्मफुल बिकॉज इट्स इफेक्ट इमर्ज विदाउट एनी सिम्टम। इसके डायरेक्ट इफेक्ट आएंगे बिना किसी सिम्टम के। ठीक है, अगर लेड बढ़ता भी जा रहा है तो आपको पता नहीं लगेगा, आपको कोई सिम्टम नहीं आएंगे, सीधा इफेक्ट आएगा। क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं चिल्ड्रंस में? एब्डोमिनल पेन, इरिटेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट, लेथार्जी, स्लर्ड स्पीच। सीवियर केसेस में अगर बात करूं, कन्वर्जन, कोमा, डेथ फ्रॉम रीनल फेलियर और सेरेब्रल ओडेमा।
देखो कितना खतरनाक है, सेरिब्रल ओडेमा, रीनल फेलियर मतलब किडनी काम करना बंद, कोमा में, कन्वर्जन, मेंटल रिटार्डेशन। एडल्ट्स में सिम्टम्स की बात करूं, एब्डोमिनल पेन, इरिटेशन, एनीमिया, रीनल डिजीज, हेडेक और मेमोरी लॉस। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि लेड हमारे कैसे कांटेक्ट में आ रहे हैं और लेड के कांटेक्ट आने से हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब लेड अगर हमारी बॉडी में आ चुका है तो ये क्या करेगा वो देखो। लेड आया मतलब कि पीबी आया, मैं इसको सिंबल से लिख रहा हूँ, केमिस्ट्री के सिंबल से पीबी। जैसे ये आया तो ये क्या है, पॉइजन ऑफ एंजाइम है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये जो है एंजाइमेटिक प्रोसेस को रोक देगा, एंजाइम के फंक्शन को रोक देगा। ये क्या करेगा, साथ ही साथ ये लेट जाएगा और जुड़ेगा प्रोटीन के ग्रुप से। उस ग्रुप का नाम है सल्फा हाइड्राइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, सल्फा हाइड्राइल ग्रुप। आई रिपीट, सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि लेड क्या है, पॉइजन ऑफ एंजाइम, एंजाइमेटिक प्रोसेस को रोकेगा, एंजाइम को रोकेगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि ये जो लेड है ये आपके प्रोटीन के सल्फा हाइड्राइल ग्रुप से जाके जुड़ेगा, और अगर ये सल्फा हाइड्राइल ग्रुप से जाके जुड़ गया तो कहीं ना कहीं ये प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा। और अगर प्रोटीन ही नहीं रहा, क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, तो ना रहेगा प्रोटीन, मतलब कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होगा, जिसकी वजह से फर्दर जो भी सेल के फंक्शन है वो सही से काम नहीं करेंगे, यहां तक कि सेल डेथ भी हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ये करता है लेड, इस तरह से टॉक्सिसिटी फैलती है। एक तो लेड एंजाइम को रोक देगा, साथ ही साथ लेड क्या करेगा, प्रोटीन में जो सल्फा हाइड्राइल ग्रुप होता है उसके साथ जुड़ेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा प्रोटीन का, और ना सेल के फंक्शन सही से होंगे क्योंकि प्रोटीन बना ही नहीं। और अगर सेल के फंक्शन सही से नहीं हो रहे, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा है, मतलब अमीनो एसिड भी बेकार हो रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन किससे बने, अमीनो एसिड से बने हैं, तो अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी। यहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई है। इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो सपोर्टिव थेरेपी मैंने आपको बता दिया कि उसके रेस्पिरेशन रेट को मेंटेन करो, सर्कुलेशन को मेंटेन करो। साथ ही साथ अगर पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, क्योंकि सिम्टम्स में सीजर्स भी हैं, अगर सीजर्स आ रहे हैं तो फिनाइटोइन दे दो, डाइज़ेपाम दे दो। अगर सेरेब्रल ओडेमा हो रहा है तो फिर आप उसको मेनिटोल दे दो, डेक्सामेथासोन दे दो। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इफ लेड कंसंट्रेशन इन ब्लड is 50 to 60 mg per deciliter then it should be treated with chelation therapy। अगर आपकी बॉडी में 50-60 mg per dl इतना कंसंट्रेशन हो चुका है लेड का, आई रिपीट, अगर आपकी बॉडी में 50 to 60 mg per dl लेड का कंसंट्रेशन इतना हो चुका है तो फिर आपको देनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय, किलेशन थेरेपी। इसके एग्जाम्पल हो गए, आपको यहाँ पर दे रखे हैं, CaN2-EDTA है, ठीक है, मतलब कैल्शियम डाइसोडियम इडिटेट। उसके बाद है डाइमर्केप्रोल, और जिसको बोलते हैं हम BAL, दो नाम है, डाइमर्केप्रोल बोल लो या फिर आप बोल लो BAL। उसके बाद है डी पेनिसिलमिन। तो ये सारे किलेटिंग एजेंट है जो कि लेड की टॉक्सिसिटी को रोकेंगे। अभी हमने देखा कि लेड किस तरह से प्रोटीन को डीनेचर करता है, अब हम ये देखेंगे कि जो हम किलेशन वाले एजेंट दे रहे हैं वो किस तरह से प्रोटीन को और वीकेंड से प्रोटीन के डीनेचुरेशन को बचाएंगे और लेड को रिमूव करेंगे। देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी बॉडी में लेड का अमाउंट बढ़ गया है, जिसकी वजह से एंजाइम खत्म हो रहे हैं, हमारे प्रोटीन खत्म हो रहे हैं, हमारी सेल भी खत्म हो रही है। अब हमें क्या करना है, ये जो लेड का अमाउंट बढ़ गया है इसको वापस नॉर्मल करना है, कम करना है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या देंगे, आपको पता है कि अभी तक हमारे बॉडी में लेड का अमाउंट ज़्यादा है, तो अभी हमें देना पड़ेगा किलेशन थेरेपी, मतलब कहीं ना कहीं किलेटिंग एजेंट, जो कि आपको मैंने बताया ना, BAL CaN2-EDTA। तो ये सारे किलेटिंग एजेंट है। ये किस तरह से काम करते हैं, ये लेड के पास जाते हैं, जैसे मान लीजिए BAL गया, लेड के पास गया, लेड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ना ये वाटर सोल्यूबल होगा। अब ध्यान से सुनते जाना मेरी कहानी, मैंने बोला कि लेड के पास गया हमारा किलेटिंग एजेंट और उसने बना लिया वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो बना है वो वाटर सोल्यूबल बना है तो कहीं ना कहीं ये किडनी के थ्रू फिल्टर हो जाएगा और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास लेड ज़्यादा था हमने दिया किलेटिंग एजेंट, उस किलेटिंग एजेंट ने लेड के साथ बनाया कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स जो है वाटर सोल्यूबल है। उसके बाद क्या करना है, बस किडनी अपना काम कर देगी, इस वाटर सोल्यूबल को फिल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन करके बॉडी से बाहर निकाल देगी, मतलब कि बॉडी से बाहर लेड निकल रहा है और ब्लड में लेड कम होता जा रहा है। इस तरह से काम होता है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, लेड जो है किलेटिंग एजेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है वाटर सोल्यूबल, और किडनी जो है उसको एलिमिनेट कर देती है, जिसकी वजह से लेड जो है ब्लड में कम हो जाता है। पर एक दिक्कत है, किडनी यहाँ पर बेचारा अच्छा काम कर रही है
पर किडनी में कहीं ना कहीं नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। किडनी किससे बनी है? नेफ्रॉन से तो बनी है, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो लेड फिल्टर हो रहा है। अगर लेड फिल्टर हो रहा है तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो किडनी को खराब कर दे, नेफ्रोटॉक्सिसिटी के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी के चांसेस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि लेड फिल्टर हो रहा है भाई, सीधी बातें बन सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दे रखा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे जो आपका CA-N2-EDTA है, इसको आप IV देख सकते हैं, या फिर आप डीप इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, इंट्रावेनसली दे दीजिए, डीप इंट्रामस्कुलर दे दीजिए, या फिर ये जो BAL है जिसका एक और नाम है डाइमर्केप्रोल, इसको आप इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। डी पेनिसिलमीन, इसको आप ओरली दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप इन दोनों को CA-N2-EDTA और BAL को साथ में भी दे सकते हैं, और ये बेस्ट केलेशन थेरेपी में माना जाता है, क्योंकि दोनों को साथ में देंगे तो दोनों अपना असर अच्छे से शो करेंगे। मतलब दोनों वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, किडनी के थ्रू लेड को फिल्टर करेंगे, लेड को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालेंगे। पर ज़्यादा से ज़्यादा लेड किडनी के थ्रू फिल्टर होगा तो इन दोनों के चांसेस में, इन दोनों को साथ देने के चांसेस में किडनी में भी असर आएगा, किडनी खराब हो सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा लेड वहाँ से फिल्टर हो रहा है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। एप्पल यूजर भी आप डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल यूजर को क्या करना है? एप्पल यूजर को जाना है ऐप स्टोर पे, और ऐप स्टोर पे उनको लिखना है माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन। जैसे ही वो माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहां पर एक कोड रिक्वायर्ड होगा, ORG कोड, उसमें आपको लिखना है MULNO। फिर आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके इस एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं। ये एप्पल यूजर्स के लिए। एंड्रॉइड यूजर के लिए सीधा सा है, प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन, दैट्स इट। एप्लीकेशन पे आपको नोटिफिकेशन आते हैं, अपडेट्स आती है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मीम्स, MCQ, पोल्स, अपडेट्स, लिंक्स सब कुछ आता है। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।